सादर प्रणाम। मैं हूं नीरजा चौधरी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान की, जिसमें हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को और इसके राजकीय चिन्हों को जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को और उत्तरांचल राज्य विधेयक यानी कि राज्य के गठन से संबंधित जो विधेयक था वो 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ। और कहां पर? लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को और राज्यसभा में ये विधेयक पारित हुआ 10 अगस्त सन 2000 को। उसके बाद उत्तरांचल राज्य विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति की स्वीकृति इस विधेयक को मिली 28 अगस्त 2000 को और उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायणन। ये प्रश्न थोड़ा सा ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक जब पारित हुआ तो उस समय किस राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो KR नारायणन उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको स्वीकृति प्रदान की थी। और कब स्वीकृति प्रदान की थी? 28 अगस्त सन 2000 को उन्होंने इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। जब उत्तराखंड राज्य बना उस समय भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य बना और पर्वतीय राज्यों के बनने के क्रम में ये 11वां राज्य था। पर्वतीय राज्यों के बनने के क्रम में ये 11वां राज्य था। इसके बाद बात करते हैं राज्य की जो राजधानी बनाई गई। राजधानी बनाई गई देहरादून, जो कि अस्थायी राजधानी बनाई गई थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण को स्वीकारा गया। और ये कब स्वीकारा गया? 20 जून 2020 से। दरअसल भौगोलिक संरचना के आधार पर जो केंद्र पड़ रहा था वो गैरसैंण था, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण गैरसैंण को राजधानी ना बनाकर उस समय देहरादून से ही सारे शासकीय कार्य होते थे। और जब गैरसैंण में विधानसभा का प्रथम सत्र हुआ, और ये सत्र कब हुआ? मार्च 2020 में। तो उस समय मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सत्र में घोषणा की कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा और 20 जून 2020 से गैरसैंण राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अब बात करते हैं कि राज्य का नाम परिवर्तित किया गया। राज्य का नाम परिवर्तित किया गया कब किया गया था? 1 जनवरी 2007 को इसका नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड रखा गया। प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि राज्य का नाम उत्तरांचल कब तक रहा? तो राज्य का नाम उत्तरांचल रहा था 31 दिसंबर 2006 तक, क्योंकि 2007 के बाद मतलब 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदल गया और नाम हो गया उत्तराखंड। इससे पहले तक इसका नाम था उत्तरांचल। फिर बात करते हैं राजकीय भाषा की। प्रथम भाषा हिंदी और जबकि जनवरी 2020 से संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकारा गया। इसके बाद राज्य के कुछ चिन्ह हैं जिसमें हम राज्य पशु, राज्य पक्षी, इनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्य चिन्ह की। राज्य चिन्ह गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां। ध्यान रखिएगा, प्रश्न अब ऐसे भी पूछे जाते हैं कि राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां हैं। तो राज्य चिन्ह में है 3 पर्वत चोटियां और उसके नीचे गंगा की कितनी लहरें हैं? 4 लहरें। 3 पर्वत चोटियां, गंगा की 4 लहरें और बीच की चोटी पर अशोक की लाट अंकित है। ठीक, इस अशोक की लाट पर अंकित है या लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगली बात करते हैं राज्य पशु की। राज्य पशु है कस्तूरी मृग, जिसे हिमालयन मस्क डियर और जिसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर, जो कि 3600 से 4400 मीटर ऊंचाई तक मिलता है। दूसरा, इसका रंग भूरा होता है और शरीर पर काले पीले धब्बे दिखाई देते हैं। इसकी विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी क्या विशेषता है? तो कस्तूरी मृग की विशेषता में है कि उसके सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र है। अपने आत्मरक्षा के लिए इसके पास क्या विशेष अंग है? तो आत्मरक्षा के लिए इसके पास 2 बड़े बड़े दांत हैं जो आगे को निकले हुए हैं, जिनके माध्यम से ये अपनी आत्मरक्षा करता है।
कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग कितनी होती है? आयु होती है लगभग 20 वर्ष और इसकी गर्भ धारण करने की क्षमता होती है 6 माह। आप सभी से एक अनुरोध जरूर रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी मृग प्रसिद्ध है कस्तूरी के लिए और ये कस्तूरी पाई जाती है नर मृग से, यानी कि मादा मृग में कस्तूरी नहीं होती है। कस्तूरी किसमें पाई जाती है? नर मृग में पाई जाती है और एक बार में लगभग 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बार में लगभग कितनी कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है, तो एक बार में लगभग 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। कस्तूरी के कारण कस्तूरी मृग का बहुत अवैध तरीके से शिकार होने लगा है। तो 1972 से, उस समय उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत, यानी कि सरकार ने चमोली के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 75.20 वर्ग किलोमीटर में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की थी। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई थी चमोली में। कस्तूरी मृग किस प्रभाग के अंतर्गत है? केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत है। कस्तूरी मृग विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1972 में। आगे बात करते हैं। कस्तूरी मृग को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1977 में यहाँ पर 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ध्यान में रखेंगे, 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। प्रश्न फिर से पूछा जाता है 2-3 तरीकों से। पहली चीज क्या आती है? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 1982 में की गई थी। कहाँ की गई थी या किस जिले में की गई थी? चमोली में की गई थी। और कांचुला खर्क कहाँ पर है? कांचुला खर्क चमोली में है। तो ये कुछ प्रश्न इस एक लाइन से अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत, यानी कि वन्य जीवों की जब गणना की जाती है तो उसके आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि किसी जीव की कितनी संख्या है। तो वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार कस्तूरी मृगों की संख्या 279 से घटकर हो गई थी 276, जो कि 2005 में ये संख्या कितनी थी? 279, लेकिन 2008 में ये संख्या घट गई और कितनी हो गई? 276, यानी कि 276। इसके बाद आगे बात करते हैं राज्य वृक्ष की। राज्य वृक्ष है बुरांश, जिसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ये विशुद्ध पर्वतीय वृक्ष है। विशुद्ध पर्वतीय वृक्ष का मतलब ये है कि इस वृक्ष को मैदानी क्षेत्रों में नहीं उगाया जा सकता। ये पर्वतों पर ही, यानी कि पहाड़ों पर ही ये वृक्ष होता है, क्योंकि इसके लिए ठंडे मौसम की जरूरत होती है और इसलिए मैदानों में ग्रो नहीं कर पाता। अगली बात, 1500 से 4000 मीटर तक इसके फूलों का रंग होता है चटक लाल, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है फूलों का रंग गहरा लाल, उसके बाद हल्का लाल, और 11,000 फीट से ऊपर इसके फूलों का रंग हो जाता है सफेद। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बुरांश कितनी ऊंचाई पर सफेद रंग के फूलों वाले पाए जाते हैं, या बुरांश के फूल कितनी ऊंचाई पर सफेद रंग के होते हैं? तो 11,000 फीट से ऊपर बुरांश के फूल लाल ना होकर सफेद रंग के हो जाते हैं। इनके खिलने का समय है मकर संक्रांति से लेकर बैसाखी तक। मकर संक्रांति से फूलों का खिलना शुरू होता है और जो बैसाखी तक रहता है, इसके बाद इसके फूल सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसके जूस जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए या हृदय रोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो हृदय रोग के इलाज के लिए इसके जूस का इस्तेमाल किया जाता है। अवैध कटान
इस राज्य वृक्ष का भी हुआ, यानी कि बुरांश का भी हुआ। तो 1974 के अधिनियम के तहत इसे संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया। ध्यान में रखेंगे किस सन या किस अधिनियम के तहत इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। 1974 के तहत इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। अगली बात करते हैं राज्य पुष्प की। राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल, जिसका वैज्ञानिक नाम सौसूरिया अबवेलेटा। और प्रश्न अब अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि ब्रह्मकमल किस कुल से संबंधित पौधा है। तो ब्रह्मकमल एस्टेरेसी कुल से संबंधित पौधा है। इसकी उत्तराखंड में कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां हैं। ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में केवल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि इसकी कुल प्रजातियां पूरे विश्व में कितनी है? 210। इसका स्थानीय नाम है कौलपद्म और इसके फूल होते हैं बैंगनी रंग के। ध्यान रहेगा ये भी कि फूलों का रंग बैंगनी होता है। ब्रह्मकमल का जिक्र महाभारत के वन पर्व में भी किया गया है और वहां पर इसको सौगंधित पुष्प कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन कि ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प किसमें कहा गया है? महाभारत के वन पर्व में कहा गया, या वन पर्व में ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है? सौगंधित पुष्प कहा गया है। इसके फूल कब खिलते हैं? जुलाई से लेकर सितंबर तक, यानी कि 3 महीने, जुलाई, अगस्त और सितंबर। कितनी ऊंचाई तक ये पाया जाता है? 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये जाता है। बात करते हैं राज्य पक्षी। राज्य पक्षी है हिमालय मयूर और ये मोनाल के नाम से प्रसिद्ध है और इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। तो मोनाल है वो मादा पक्षी है, नर पक्षी डफिया है। कितनी ऊंचाई तक मिलता है? 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। और मोनाल नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। इसको स्थानीय लोग मोनाल, मुनाल या मुन्याल के नाम से बुलाते हैं, यानी कि स्थानीय नाम मुन्याल या मुनाल है। जो नर पक्षी है या मोनाल है उसकी पूंछ हरी होती है, लेकिन नर पक्षी के सिर पर एक कलगी होती है। कलगी जैसे कि मुर्गे के सिर पर वो रेड कलर का क्राउन टाइप का बना रहता है। तो नर पक्षी के सिर पर क्या होती है? कलगी होती है, जिससे नर और मादा पक्षी की पहचान होती है। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि पेड़ों के जो खोह होती है, यानी कि जो गड्ढे होते हैं या चट्टानों के जो छेद होते हैं, उन चट्टानों के बीच में जो जगह बनी हुई होती है, ये अपने अंडे वहीं पर देती है। प्रश्न अगला ये पूछा जाता है कि मोनाल किस फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? तो मोनाल का देखिए प्रिय भोजन है आलू। तो जब उसका प्रिय भोजन आलू है तो आलू की फसल को ही ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हिमालयन मोनाल को IUCN की लाल श्रेणी में शामिल किया गया है। ये अभी अभी जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये प्रश्न पूछा गया है, मोनाल को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? मोनाल को लाल श्रेणी में शामिल किया गया है IUCN की। अब बात करते हैं राज्य खेल की। राज्य खेल है फुटबॉल। राज्य खेल फुटबॉल इसलिए है क्योंकि फुटबॉल की उत्तराखंड में बहुत लोकप्रियता है और इसलिए फुटबॉल को राज्य का खेल घोषित किया गया। और ये घोषणा हुई थी 11 अगस्त 2011 को। सन भी याद रखिएगा कि कब इसे राज्य खेल घोषित किया गया। राज्य मिठाई कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडल हैं उत्तराखंड में। तो कुमाऊं के अल्मोड़ा की प्रसिद्ध मिठाई है बाल मिठाई। तो बाल मिठाई जो कि खोए को खूब भून लिया जाता है और उसमें शुगर बॉल्स अटैच की जाती हैं, बहुत टेस्टी मिठाई होती है। आप कभी उत्तराखंड आए तो जरूर इसको टेस्ट कीजिएगा। अल्मोड़ा की प्रसिद्ध मिठाई है जो कि कुमाऊं मंडल का एक शहर है। वहां की बाल मिठाई को राज्य की मिठाई घोषित किया गया है। राज्य का वाद्य किसे घोषित किया गया है? 2015 में ढोल को राज्य वाद्य के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बाद में एड ऑन हुए हैं, इन प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। फिर बात करते हैं राज्य तितली की। राज्य तितली है कॉमन पीकॉक जो कि 2016 में घोषित की गई। और उसके बाद राज्य गीत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्य गीत से संबंधित। राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन।
ये गीत किसने लिखा है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। यह गीत लिखा है हेमंत बिष्ट ने। और उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन को कब राज्य गीत घोषित किया गया? फरवरी 2016 में इसे राज्य गीत घोषित किया गया। ये राज्य चिन्ह, राज्य प्रतीकों और उत्तराखंड के गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे की यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के साथ जल्दी अगला वीडियो लेकर आएंगे। लगातार साथ बने रहिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।